the unit of pressure. Today we are starting temperature. Temperature is also property of gas. In this property, we use units like centigrade or Celsius, both are same, Fahrenheit, Kelvin, and Rankine scale, and many other scales we usually use. But in chemistry, we'll prefer only two scales, Celsius and Kelvin. Remember that Celsius scale is normally used for room temperature and Fahrenheit scale is for body temperature, to find the body temperature, while Kelvin is used for calculation. तो हम इसमें सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन तीनों को यहाँ ले रहे हैं, लेकिन हम आगे चलकर सिर्फ दो यूनिट्स ही को यूज़ करेंगे, सेल्सियस और केल्विन को। तो ये यूनिट्स जो हैं हमारे ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जब गैस की बात करते हैं तो गैस का जो टेम्परेचर है सनिया आ रही। हेलो, कैमरा ऑफ करें सनिया अपना। जी। और इसमें फ़ारेनहाइट को हम यूज़ नहीं करते क्योंकि हम बॉडी टेम्परेचर यूज़ नहीं कर रहे, हम गैस का टेम्परेचर ले रहे हैं। अब इनकी जो रिलेशनशिप हैं वो क्या है कि लोअर लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के हिसाब से हमने टेम्परेचर्स लिए हैं। लोअर फिक्स पॉइंट में हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसको लिया तो वो केल्विन में 273 हो गया, फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट हो गया। तो ये लोअर फिक्स पॉइंट कहला रहे हैं कि ये फ्रीजिंग टेम्परेचर है वाटर के लिए। फ्रीजिंग टेम्परेचर वाटर के लिहाज से बॉइलिंग टेम्परेचर फिर हमारे पास हो जाएंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 373 केल्विन और 212 फ़ारेनहाइट। इनको आपस में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूले यूज़ होते हैं वो फार्मूले आपको याद रखने हैं। ये फार्मूले भी आपको दे सकते हैं टेस्ट में, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे तो फिर ये फार्मूले भी दे दिए जाएंगे आपको कि इनको फार्मूलों को बताइए कि कौन सा फार्मूला करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो समटाइम्स ज़्यादा क्वेश्चंस की वजह से आपसे कुछ गलत भी हो जाता है। यहाँ पर जो हम 9/5 लेंगे तो 1.8 ले सकते हैं 9/5 के हिसाब से, लेकिन हम इसको 5 और 9 को अलग यूज़ कर रहे हैं। तो आपके पास बुक में 9/5 के हिसाब से वैल्यू 1.8 भी ली गई है और वो भी आपने याद की हुई है वैल्यू। तो उसको अगर यूज़ करेंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन के लिहाज से पॉइंट वाली वैल्यू हमें थोड़ी सी डिस्टर्ब करती है, तो इसलिए हमने ये वाली वैल्यूज़ को रखा है कि हमने सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/9। तो इसीलिए हमने 9 एंड 5 को अलग अलग कर लिया। इसको साथ मिलाएंगे तो भी हम 9/5 कर देंगे, या उस तरफ जाएगा तो 5/9 हो जाएगा। तो ये इसके फार्मूले हैं। अब उसके बाद फिर जो इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं उन एमसीक्यूज़ को देखते हैं। प्रेशर को लेते हैं सबसे पहले। प्रेशर के लिए क्या होगा कि प्रेशर जो है उसके यूनिट्स जो हमने पहले पढ़े थे उन यूनिट्स को लेते हैं। ये हम लेते हैं यहाँ से यूनिट्स प्रेशर के, और इसमें हमारे पास जो है रिक्वायर्ड है मिलीमीटर ऑफ मरकरी और गिवन है
एटीएम में, एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर और मिलीमीटर ऑफ मरकरी का रिलेशन हमें याद होना चाहिए कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, कितना हो जाता है 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये है 1 एटमॉस्फेयर। इसको जब हम मिलीमीटर ऑफ मरकरी में लेंगे तो दैट विल बी 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, mmHg। ये रिलेशन हमें याद रखना होगा। इसके हिसाब से हम देखेंगे कि गिवन वैल्यू कितनी है और किस यूनिट में है। 1 की जगह 1.5 है, 1 में इतना होता है तो 1.5 में कितना होगा। तो उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो है, हमारे पास दूसरी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी। 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के हिसाब से हम देखेंगे 1.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वैल्यू लो है, ये पॉसिबल नहीं है। डी सेम वैल्यू है, पॉसिबल नहीं है। ये डबल वैल्यू है 60 का, तो बाकी बचा बी और राइट हो जाएगा बी। तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें आपको यूनिट्स की कन्वर्जन के हिसाब से इनको सॉल्व करना होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे इजीली। हम प्रेशर के यूनिट्स को छोड़कर आगे चलते हैं, यानी ये जो आगे जो वाले क्वेश्चंस हैं ना, ये भी आपके हो गए होमवर्क। और हम चलते हैं आगे, और आगे हम आते हैं टेम्परेचर पर। आ गए हम। ये थोड़ा रिपीट कर दे, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ये हम बात कर रहे हैं कि प्रेशर के जो यूनिट्स हैं वो आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे होंगे। इंटर कन्वर्जन में ये याद रखना होगा कि कितनी वैल्यू किसकी है, किसकी गिवन है, किस किस के बीच में रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल कि फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें मिलीमीटर ऑफ मरकरी और एटमॉस्फेयर के बीच में रिलेशन है। सेकंड में एटमॉस्फेयर और बार में रिलेशनशिप है। और थर्ड में हमारे पास जो है रिलेशनशिप है पास्कल और एटमॉस्फेयर के दरमियान। तो ये सारे यूनिट्स हैं प्रेशर के। तो आप प्रेशर के यूनिट्स के हिसाब से इनको कन्वर्ट कर लेंगे और आप देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। ये आपको शेयर कर देंगे, फिर आप देख लीजिएगा किसमें क्या आंसर आ रहा है। हम आते हैं थोड़ा सा टेम्परेचर को करते हैं और उसके बाद फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ को। तो टेम्परेचर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सेल्सियस या सेंटीग्रेड दिया है, इसमें रिक्वायर्ड है और गिवन है किसमें, केल्विन में गिवन है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। कोई आंसर है या डी हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, नन ऑफ देम। डी आएगा, नन ऑफ देम। सर बी आंसर सर होगा। बी आएगा, बी सेल्सियस। बी बी डी आएगा। यस सर। हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला लिखवाइए। सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन प्लस 273 माइनस 273 के माइनस 273, के माइनस 273। आपको वैल्यू क्या दी है जी, मैथ्स क्या वैल्यू मिली हुई आपको, माइनस 23 माइनस 23। तो माइनस का 23 और माइनस का 273, ये ए हो कितना हो। जाएगा इसका माइनस 296। पहले रॉन्ग आंसर सेलेक्ट कर लिया था, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में आपको अगेन सेंटीग्रेड में फाइंड आउट करना है, गिवन किस में है, फ़ारेनहाइट में गिवन है। तो फ़ारेनहाइट से आपको सेंटीग्रेड में करना है, तो कर लेंगे इसको। तो ये वाला सॉल्व कर दें। अरे ये अभी ऊपर लिखा हुआ था, अभी अभी ऊपर लिखा था फ़ारेनहाइट 212, तो सेंटीग्रेड कितना होगा। अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फार्मूला इसका क्या है, सेंटीग्रेड सी अपॉन 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 9। एफ माइनस 32 अपॉन 9।
तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो वैल्यू पुट करेंगे C तो हमें फाइंड आउट करना है अपॉन 5, और इसके बाद फिर हम देखते हैं हमारे पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू है 212। 212 में से हमें माइनस करना होगा 32। 32 माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 9 से। तो माइनस करने से क्या आंसर आ रहा है? 20 कैसे 180 हो आएगा? जाएगा 180 हो जाएगा ए ऑप्शन आएगा। 173 ए ऑप्शन 180 हो जाएगा। तो ये हमारे पास है सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू 180 अपॉन 9। 180 अपॉन 9 का मतलब कितना हो जाएगा? 20 ये ये ऑप्शन इसको करेक्ट है। हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 2020, और ये 5 उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी? 100 100 हो जाएगी। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कर लेंगे। सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन भी दे दिया है नीचे, और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन आपको दे दिया है नीचे, और वो क्वेश्चन है ये वाला। अगेन सेम क्वेश्चन दे दिया आपको। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है और सेंटीग्रेड में करना है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, किसी को पता है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कैसे? ऑप्शन डी किस तरह से? ये बहुत ज़्यादा आ रहा है जी। अब सर आप डी होगा। ये याद रखिएगा कि ये जो टेम्परेचर है ये वो टेम्परेचर है जिसका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों को एक्सिस्ट करते हैं। तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम हैं। अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वही सेम आंसर मिल जाएगा, और अभी अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था तो उसके हिसाब से ये है। आई होप समझ आया होगा। सॉल्व तो नहीं करना ना इसको? नो सर। नो सर। ठीक है, हम चलते हैं आगे। ये क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। अब हम आ गए हैं कहाँ पर? गैस लॉज की तरफ। तो गैस लॉज जो है ये हैं हमारे पास रिलेशनशिप्स बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं उनको हम कहते हैं गैस लॉज। यहाँ पर हमने 4 गैस लॉज को पढ़ रहे हैं हम। तो उन चारों को वेरी शॉर्ट में याद करने के लिए आपको क्या देखना होगा कि उनमें रिलेशनशिप किस किस के बीच में है और किस टाइप की है। इसमें बॉयल्स लॉ जो है वो बताता है वॉल्यूम और प्रेशर दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आपको ये याद रखना है एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। तो वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम कहते हैं आइसोथर्म। आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर। तो आइसोथर्म या आइसोथर्मल। तो आइसोथर्म कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल्स लॉ की बात हो रही है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है। जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम कम हो जाएगा, या जितना वॉल्यूम कम होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बताती है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने के उतने हों तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे होंगे, उनकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। उस कांस्टेंट वेलोसिटी के बेस पर जब उनका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो कम स्पेस की वजह से उनका कोलिजन विद द वॉल ऑफ कंटेनर फ्रीक्वेंटली हो जाएगा। तो सर आपकी आवाज कम आ रही है।
सर किसी का जितना माइक से शोर भी आ रहा है। सर माइक बहुत तेज ये अपने माइक जहाँ नॉइज आ रहा है तो वहाँ से ऑफ कर दे। ये सबके ऑफ करने पड़ेंगे तो फिर अभी फिर पूछना होता है तो इसलिए जो है। अच्छा अब जो है, अच्छा फिर चलिए आगे चलते हैं हम। हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, कोशिश करें इसको हमारा आज की क्लास में कंप्लीट हो जाए इसी क्लास में। इसके सबके प्रॉब्लम्स भी होंगे अभी। अच्छा लिसन अगेन। In case of Boyle's law, we know that volume and pressure both are inversely proportional to each other. It means when pressure is increased, then volume will be decreased. If volume is increased, then pressure will be decreased. ये कैसे होगा? इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रेशर होता है ड्यू टू collision of molecule with the wall of container. जब मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल से टकराते हैं तो प्रेशर बिल्डअप होता है। जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना कोलिजन स्लो हो जाएगा, जितना कोलिजन स्लो होगा उतना ही प्रेशर कम बनेगा। और अगर वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स के पास स्पेस कम होगा, टकराव ज़्यादा हो जाएगा, कोलिजन ज़्यादा हो जाएगा। जैसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को लेते हैं, तो जितनी कंप्रेस्ड होगी उतना प्रेशर ज़्यादा बनेगा, जितना प्रेशर ज़्यादा बनेगा उतना जो है आपकी टंकी जल्दी फिल हो जाएगी और वो ज़्यादा उसमें गैस आ जाएगी। तो ये वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका फार्मूला क्या बनता है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और इसके अलावा इसमें आपको ये फार्मूला भी याद रखना है क्योंकि ये मेहरान के टेस्ट में आ चुका है। PV इज इक्वल टू K। ये इस तरह से पूछ लिया था उन्होंने, ये रिलेशन किसकी है? PV इज इक्वल टू K। तो ये हो जाएगी बॉयल्स लॉ की रिलेशन। इसके बाद आगे देखिएगा, ये कांस्टेंट दे दिए हैं, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ये दोनों कांस्टेंट है इसमें। ग्राफ को समझना ज़रूरी है क्योंकि ग्राफ में दो अलग अलग बातें लिख दी। एक लिख दिया पैराबोलिक कर्व, दूसरा लिख दिया स्ट्रेट लाइन। अब ये पैराबोलिक कर्व कब मिलेगा और स्ट्रेट लाइन कब मिलेगी? तो ये आपको याद रखना है जब ग्राफ बनाएंगे वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर के, यानी दोनों को आप इस तरह से लेंगे तो आपके पास जो है वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर, तो आपको क्या मिलेगा? पैराबोलिक कर्व मिलेगा। यानी आप यूं देखें इस ग्राफ को कि इस तरफ को जा रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इस तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से फिर हम ये देखेंगे जब यहाँ पर हैं, इस पॉइंट पर हैं, तो मैक्सिमम वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो मिनिमम हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। जब हम इस पॉइंट पर आ रहे हैं तो हमारे पास इसके अपोजिट हो जाएगा, यानी वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया। इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो जो कर्व बनेगा, ये कर्व कहलाता है पैराबोलिक कर्व। जो फिजिक्स में आपने हाइपरबोलिक कर्व पढ़ा है, तो ये पैराबोलिक कर्व बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसी ग्राफ को बनाएंगे वॉल्यूम वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ प्रेशर, तो अगर आप प्रेशर को रेसिप्रोकल में ले रहे हैं तो इट मीन्स इस तरफ को आते हुए, इस साइड पर आते हुए आपके पास प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है और ऊपर जाते हुए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ये जो पॉइंट्स मिलाएंगे आप, तो यहाँ पर आपके पास जो है मैक्सिमम वॉल्यूम और मिनिमम प्रेशर होगा। वो कैसे? वो इस तरह से कि इस तरफ जाते हुए वॉल्यूम की वैल्यूज़ आ रही हैं 0, फिर आगे 1, फिर ऊपर जाएंगे 2 और ऊपर जाएंगे 3, इस तरह से बढ़ती जाएगी। जब इस तरफ को आप जा रहे हैं प्रेशर के लिए तो वैल्यू आपके पास 0, फिर 1, फिर 1/2, 1 के बाद आ जाएगा 1/2, और 1/2 आपको पता है 1 से कम होता है, फिर 1/3, इस तरह से फिर आगे जाएंगे 1/4। तो इन नंबर्स को मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये आपको याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन मिलेगी जब आप ग्राफ बना रहे होंगे वॉल्यूम और रेसिप्रोकल ऑफ प्रेशर में। ये आपके पास बुक में लाइंस लिखी हुई हैं, तो इसलिए आपको याद हो जाएगा। तो बुक की लाइंस है, ये आ चुका है लम्स में 2 मरतबा 3 मरतबा आ चुका है, 3 टाइम्स मेरा ख्याल आ चुका है ये। तो फिर आ सकता है, बट ये नहीं कह सकते हम कि 3 टाइम्स आ चुका है तो अब नहीं आएगा। तो 3 टाइम का मतलब रिपीट तो हुआ है, तो रिपीट हो भी सकता है। और
चार्ल्स लॉ को अगर हम देखेंगे तो चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों की डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट का मतलब ये है कि इसमें आपके पास जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर में एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा बढ़ जाएगा। याद रहे कि हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस के लिए। रियल गैस में होता है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम किया तो वॉल्यूम कम होगा। लेकिन इन केस ऑफ आइडियल गैस अगर आपने वॉल्यूम को बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम को कम किया तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली बात रियल गैसेस पर अप्लाई नहीं होती है। रियल गैसेस में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सिर्फ वॉल्यूम को बढ़ाने से ही टेम्परेचर बढ़ जाए। लेकिन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आइडियल गैस लॉज, तो आइडियल गैस के ऊपर ऑल कंडीशंस में ये सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं। रियल गैसेस के लिए कुछ कुछ हद तक एप्लीकेबल होते हैं और हर तरह से एप्लीकेबल नहीं होते। अगेन लिसन प्लीज के चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी, दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। इसमें कंडीशंस जो कहलाती है वो कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर का यूनिट हम लेते हैं बार, तो आइसो बार या आइसोबैरिक हो जाता है ये आइसो बार या आइसोबैरिक ये हो जाता है। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट है। और इसमें जो हमारे पास रिलेशन है वो क्या है, V अपॉन टी इज इक्वल टू के हो जाएगा। ये रिलेशन याद रखिएगा, V अपॉन टी इज इक्वल टू के। इसके बाद फिर हम देखते हैं थर्ड लॉ। तीसरा है अमेडियो अवोगाड्रो, इटालियन साइंटिस्ट अमेडियो अवोगाड्रो। उसने जो लॉ दिया उसमें उसने क्या बताया 1811 में कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हमारे पास एक बाउल है और उसमें हम बॉल्स को, छोटी छोटी सी सिम बॉल्स या फिर हम जो है मार्बल्स जो हमारे पास हैं, बिलोर या कंचे जिनको हम कहते हैं, वो हम फिल कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो बाउल आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता जाएगा। उनको कम करते जाएंगे वो कम होता जाएगा। इसका मतलब कि एक साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक साथ कम हो रहा है। इसमें जो कंडीशंस हैं वो आइसोथर्म और आइसोबार कंडीशंस हैं। आइसोथर्म मींस टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबार मींस प्रेशर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर अवोगाड्रो लॉ अप्लाई होता है। इसमें वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से ये जो इनिशियल वैल्यू है ये आप कांस्टेंट लेंगे। कांस्टेंट वैल्यू कौन सी, v की वैल्यू आप लेंगे कांस्टेंट, एसटीपी पर कितनी लेंगे 22.4, 22.4 कांस्टेंट वैल्यू ली आपने। और n की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट लेंगे आप किस तरह से 6.02 10⁻23, 6.02 10⁻23 ये हो जाएगी कांस्टेंट वैल्यू। तो ये कांस्टेंट वैल्यूज़ आप यूज़ करेंगे 1 फर्स्ट। और जो सेकंड है, ये सेकंड कंडीशन जो है इसमें कोई भी एक वैल्यू गिवन होगी और दूसरी आप मालूम करेंगे। ये याद रखिएगा कि इससे पहले जो दोनों लॉज हैं बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, उनमें जो 4 वेरिएबल्स हैं एक मालूम करना होगा, 3 गिवन होंगे। लेकिन एवोगाड्रो लॉ में एक गिवन होगा और एक मालूम करना होगा, बाकी 2 हम कहाँ से लाएंगे, बाकी 2 हम लाएंगे ये वाली कांस्टेंट वैल्यूज़। इन कांस्टेंट वैल्यूज़ के बेस पर हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन वाला मिलेगा। एक और लॉ लिख दिया है जो हमारे पास बुक में नहीं है, तो हम ज़्यादा इसको नहीं ले रहे, बस थोड़ा सा इसको पढ़ रहे हैं। तो गैलोसिक्स लॉ जो है वो प्रेशर टेम्परेचर लॉ कहलाता है। प्रेशर टेम्परेचर लॉ, प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और इसमें कंडीशन क्या है, आइसोकोर या आइसोकोरिक, आइसोकोर या आइसोकोरिक कंडीशन कहलाती है।
इसमें P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 है। इसके प्रॉब्लम्स हम इतने सॉल्व नहीं करते, लेकिन इसको हम यूज़ करते हैं जनरल गैस इक्वेशन में। जनरल गैस इक्वेशन जिसमें हम सारे लॉज को कंबाइन करके बनाएंगे, तो उसमें इसको भी यूज़ करते हैं। तो कुछ बुक्स में इसके बारे में भी दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास बुक में ये नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा डीप में इसको नहीं जाएंगे। लेकिन आपके पास अगर कोई सवाल होंगे इससे रिलेटेड, तो वो हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट को हम कहते हैं आइसोकोरिक। वॉल्यूम कांस्टेंट, वी कांस्टेंट है इसमें, तो इसीलिए हम इसको जो है आइसोकोरिक, आइसोकोर कह रहे हैं। स्ट्रेट लाइन इसमें मिलेगी ग्राफ की। तो ये हो गया हमारे, ये गैस लॉज हो गए। अब इन गैस लॉज से रिलेटेड आपको जो है प्रॉब्लम्स करने हैं, और वो न्यूमेरिकल्स भी आपके पास होमवर्क में होंगे। और एक वर्कशीट अभी अभी आपके पास आ गई है ग्रुप में, क्लास शुरू होने से थोड़ी सी देर पहले। वो वर्कशीट जो है उसमें और भी गैस लॉज है, वो वाले भी दिए हुए हैं जो अभी हम इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। यानी 2 दिन आगे वाले, 2 या 3 दिन आगे वाले लेक्चर्स भी उस वर्कशीट में आ चुके हैं, तो वो भी आप करेंगे। तो ये तो हमारे गैस लॉज का इंट्रोडक्शन हो गया, और हम चलते हैं आगे प्रॉब्लम्स की तरफ को। तो ये हमारे पास हैं प्रॉब्लम्स। इसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसमें ये फर्स्ट वैल्यू यूनिट से पहचानेंगे आप कि किस चीज़ की दी है। सेकंड वैल्यू भी आप यूनिट से पहचानेंगे, यूनिट किसका है। और थर्ड वैल्यू को भी यूनिट से पहचानेंगे कि ये किसकी दी है। फिर उसके बाद देखेंगे कि आपके पास जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, वी रिक्वायर्ड है। गिवन है आपके पास इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर। तो जब दो प्रेशर दे दिए हैं, तो दोनों प्रेशर को कंपेयर करें कि हम जब इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। 760 इज इक्वल टू किसके बराबर है? 760 1 ATM। 180 1 एटीएम के बराबर है। तो 1 एटीएम से ये हो गया है 1.5 एटीएम, 5 यानी प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? काम हो कम हो जाएगा। जाएगा। कम हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन। तो कम के हिसाब से हमारे पास कोई वॉल्यूम दिया हुआ है इसमें? 0.2 कम के हिसाब से इसका वॉल्यूम जो होना चाहिए था वो 0.2 नहीं दिया हुआ। देखिए दिया हुआ है 100 हो जाएगा। 0.3 100 हो जाएगा सर। 100 हो जाएगा। देखते हैं 100 हो जाएगा या क्या हो जाएगा, अभी पता चल जाएगा हमें कि हमारे पास क्या होता है। ये देखिए हमारे पास है 1 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम हमारे पास है 200। 200 है और 2 इसको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है 1.5 से। 1.5 में कितना होगा, तो ज़रा करके देखिएगा कितना हो रहा है ये। 1.5 का मतलब पॉइंट को हटा दें, यहाँ पर लगा दें आप 10। 5 के टेबल से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जा और 3 जा, 400 सर। और ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 3। 400 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 133। कितना Yes. आएगा देखिए जी, कितना आएगा? 133.33 तो नहीं आ रहा, देखिए। सर Yes, sir. 133.33। है कोई ऑप्शन इसमें, कोई बन रहा है, कोई यूनिट चेंज नो करके बन सर, रहा है कोई? नहीं बन रहा, तो हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे? नन ऑफ देम। जब भी नन ऑफ देम हो तो आप उसका आंसर अपने पास नोट कर लिया करें कि वो ही सेम क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, और नन ऑफ देम के जगह पर आपके पास जो है वो आ जाएगा, आपके पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी।
तो ये हो जाएगा आपके पास 133.33 आ गया है आपके पास। तो ये आपने सेलेक्ट कर लिया 133.33, ये आ गया आपके पास। यूनिट क्या रखेंगे इसमें? अगर हमने इसको ml लिख दिया तो सही रहेगा, गलत हो जाएगा? सही रहेगा ना सर? सही रहेगा। रॉन्ग हो जाएगा ना सर? अगर ml दे दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। उमैमा आप बताइए, ml लिख दिया तो रॉन्ग होगा या राइट होगा? सही होगा सर, सही होगा। सेंटीमीटर एक ही होता है ना सर? राइट होगा। ये आपको दिया है cm क्यूब और आपको पता है 1 cm क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। 1 ml के बराबर होता है। तो ये 1 cm क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, इसके हिसाब से लेते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है वॉल्यूम और प्रेशर, और अगेन दूसरा भी प्रेशर दिया है, यानी फिर दोबारा वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना है। यानी ऊपर जैसा ही सवाल है, इसको छोड़ देते हैं, जैसा ऊपर क्वेश्चन दिया है वैसे ही दोबारा करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। आगे करते हैं। इसमें भी दिया है प्रेशर और वॉल्यूम, और मालूम करना है वॉल्यूम जब नहीं, प्रेशर मालूम करना है जब वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, सर ये व्हाट करवा विल बी द प्रेशर व्हेन वॉल्यूम इज डबल। वॉल्यूम जब डबल हो जाएगा तो प्रेशर क्या होगा? जब वॉल्यूम डबल हो जाएगा तो प्रेशर क्या होगा? 380। देखिए जरा रिलेशन के हाफ। हिसाब से देखिए, कुछ समझ आ रहा है? यस सर। इनिशियल प्रेशर कितना है? 101.325 की है। पास्कल में इतना है, मतलब यस सर। एटमॉस्फेयर में कितना होगा? 1 atm। 1 atm। 1 atm होगा एटमॉस्फेयर में। और जो इनिशियल वॉल्यूम है वो कितना दिया है? 380। इतने cm क्यूब। जब वॉल्यूम, इसी का वॉल्यूम डबल हो जाएगा तो प्रेशर को भी डबल होना चाहिए या हाफ होना चाहिए? हाफ। 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 ए होगा हाफ सही। होना चाहिए। तो हाफ के लिहाज से कौन सा ऑप्शन राइट है? ए। ये राइट है। 380 ए। ये टू बिल्कुल सही। तो ऐसे क्वेश्चन भी कर लेंगे ना आप? ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं टेस्ट में कि रिलेशन के हिसाब से, ताकि कॉन्सेप्ट आपका बने उसके हिसाब से देखते हैं वो। कैलकुलेशन बेस्ड थोड़ा कम और उसके हिसाब से ज़्यादा। अब हम आ गए हैं चार्ल्स लॉ की तरफ को। चार्ल्स लॉ में हमारे पास है वॉल्यूम और टेम्परेचर। टेम्परेचर को ज़रा चेक कीजिएगा, इनिशियल और फाइनल कितना दिया है? इनिशियल कितना है टेम्परेचर? इनिशियल टेम्परेचर बताइएगा कितना है? 27। नहीं नहीं, ये नहीं बताएंगे आपको, ये नहीं बताना आपको, कितना बताना है? आपको बताना है 300। आपको याद रखना है चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल होता है केल्विन स्केल पर। चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर। तो ये सिर्फ और सिर्फ केल्विन स्केल के हिसाब से ही इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो केल्विन में 300 है, दूसरी वैल्यू कितनी है केल्विन में? 500। 354। 327 प्लस करें 273 कितना आएगा? 500। 500 आएगा या 600 आएगा, जरा देखिएगा। 600। 600 आया है। तो 600 केल्विन, तो इसका मतलब टेम्परेचर डबल हो गया। तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा या क्या हो जाएगा? डबल होगा। सर वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। डबल। डबल हो जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट के वॉल्यूम डबल हो जाएगा, क्योंकि चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। कम हो जाएगा। इसी के बेस पर ज़रा अगला सवाल आपका होमवर्क है, और उसमें भी देखेंगे आपके इनिशियल टेम्परेचर कितना है और फिर फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम कितना है, तो उसके बेस पर आप इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको सॉल्व करके आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप में इसके आंसर्स दे सकते हैं, तो सबको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है और कैसे होगा, तो उसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं। ये सवाल जो हैं, ये दो सवाल जो नज़र आ रहे हैं, ये कौन से लॉ के हैं? क्या ये भी चार्ल्स लॉ के हैं?
वॉल्यूम एवोगैड्रो। ऑफ क्या एवोगैड्रो। वैल्यू है? वैल्यू गिवन है इसमें Number of molecules of volume. मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स। दिए हैं, वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, एक ही वैल्यू दी है, हम कैसे करेंगे? सर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और मॉलिक्यूल से सॉल्व करेंगे ना। V1 वेरी 22 गुड, 2.4 एंड n इज इक्वल टू 6.02 into 10^23। बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास जो है V1 हम ले लेंगे, V1 V1 हम कितना ले लेंगे? सेंटर रखेंगे 22.4 dmc. 22.4 ले लिया हमने V1, और N1 कितना ले लेंगे हम? N1 हमारे पास हो जाएगा 6.02 10^23, 6.02 10^23 ले लेंगे हम। तो ये हमारे पास जो है वैल्यू हो जाएगी, ये स्टैंडर्ड वैल्यू जो कि हमारे पास नहीं दी हुई, जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई हमने स्टैंडर्ड रखी है। अब एक वैल्यू गिवन है, उसके हिसाब से अब इसका आंसर निकालेंगे। अब इसका आंसर अभी नहीं बता रहे, अभी नहीं हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको खुद करना है। अगला सवाल भी आपको खुद करना है, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हैं और गिवन वॉल्यूम है, तो इसके हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप इजीली कर लेंगे इसको भी। हम चलते हैं अपने अगले Yes, sir. टॉपिक के इंट्रोडक्शन की सर आप तरफ। शीट भेज दीजिएगा ग्रुप पे। ये सारी शीट भेजेंगे, अभी आपको भेज देंगे, ये आप कर लेंगे इजीली। अब रह गया है हमारा थोड़ा सा काम, वो थोड़ा सा काम क्या है कि लेस देन 1 मिनट बाकी है हमारे पास, और हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल गैस इक्वेशन पे। जनरल गैस इक्वेशन जो है, जिसको आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, इन चारों गैस क्लास को कंबाइन करने से मिलती है ये इक्वेशन। इक्वेशन के डिफरेंट टाइप्स दिए हुए हैं आपको, और आर गैस कांस्टेंट की वैल्यूज दी हुई हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कल इंशाल्लाह। आज फिर यहीं ऑफ करते हैं, ठीक है? सर 5 बजे क्लास होगी, डबल क्लास नहीं होगी। क्योंकि हमारा काम इतना हो गया है, हमें आप लोगों के घर की तरफ से, कुछ बच्चों की तरफ से मिला था कि सर ये बच्चे सो जाते हैं, आप इनको पढ़ाते हैं तो ये जो है सोए हुए होते हैं हमारे घर में, ज़रा इनको जगा के रखा करें, इनकी क्लास लंबी लंबी क्लास लेंगे तो ये तो बिल्कुल ही सोए हुए होंगे।